नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज का नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम अलग-अलग खंडों, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन सभी खंडों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के सेक्शन पर आपके साथ विस्तार से बात कर रहे हैं, ताकि इनसे संबंधित आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाए और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। आज हम जिस सेक्शन पर बात करने वाले हैं वो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अपने सेक्शन की शुरुआत करते हैं। राज्य व्यवस्था से संबंधित पहला एपिसोड आपके सामने आ चुका है, ये दूसरा एपिसोड है। पहली खबर कौन सी होगी आज के एपिसोड में? एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था और कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द बरकरार रहेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जिसको आप उद्देशिका नाम से भी जानते हैं, उसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है? उसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यहां पर दो शब्द आए हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। यहां पर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं कहना चाहिए, बल्कि सेक्युलरिज्म शब्द का जो हमारे संविधान में अनुवाद हुआ है वो पंथ निरपेक्ष के रूप में हुआ है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत भी इसी प्रकार से होती है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये दो शब्द, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये दोनों ही शब्द हमारे देश के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो 1976 में इन शब्दों को शामिल किया गया था और इसी से संबंधित कुछ याचिकाएं थी और ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि ये बाद में जोड़े गए हैं शब्द। तो अगर मूल संविधान में ये नहीं थे और उसके कुछ कारण थे तो बाद में क्यों जोड़े गए? तो इन दोनों ही शब्दों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में। आप ये भी जानते हैं कि संविधान का जो आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 है, उसके तहत संसद प्रस्तावना सहित संविधान के अन्य भागों में संशोधन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप वो निर्णय भी जानते होंगे जिसमें कहा है कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन संसद को अधिकार है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का, और वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आप पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो हमारे देश में जो संविधान है उसमें धर्म से संबंधित, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। वो मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में प्रदान किए गए हैं? आप जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इसके तहत अपनी पसंद के धर्म का प्रचार करने, उसकी प्रैक्टिस करने और उसका प्रसार करने का अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा अगर हम पंथ निरपेक्षता की बात करें तो ये भारत की अद्वितीय विशेषता के रूप में बरकरार रखा गया है, जिसमें राज्य द्वारा यानी स्टेट द्वारा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है ये वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है, यूरोपियन कंट्रीज या आप कह सकते हैं पश्चिमी देशों से भिन्न है। क्योंकि जब हम वहां की सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि धर्म से राज्य का अलगाव, अलगाव की स्थिति की बात की गई है। लेकिन हमारे यहाँ अलगाव की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्षता की व्याख्या है वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव के रूप में की गई है, जिसके पीछे भारत की ऐतिहासिकता भी काम करती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एसआर बोम्मई केस 1994 का भी इस पूरे मामले में संदर्भ दिया। एसआर बोम्मई केस पर हम चर्चा करेंगे, आप इसको वैसे भी सर्च कर सकते हैं, हमने अलग अलग प्रोग्राम में इस पर चर्चा की हुई है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान में समानता का अधिकार भी प्रदान किया गया है और जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 है उसके तहत धार्मिक आधार पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। क्यों किया गया है? आर्टिकल 14 किस तरह की बात करता है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 में क्या बात की गई है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बात की गई है। और आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करते हैं। तो यहां पर किसी भी चीज को धर्म के आधार पर तय नहीं किया गया है, इसलिए धर्म के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव को इन आर्टिकल्स के द्वारा, इन अनुच्छेदों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ विधि के समान संरक्षण और लोक नियोजन में समान अवसर की गारंटी प्रदान की गई है।
हमने जैसा कि बताया विधि का समान संरक्षण कहां पर है, 14 में है, और लोक नियोजन में अवसर की समानता कहां है, 16 में है। इसके अलावा एक और आर्टिकल यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिकल 44, जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून की व्यवस्था की बात करता है, और ये प्रस्तावना के पंथ निरपेक्ष शब्द द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यानी जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द की बात की गई है, वो अगर राज्य एक समान नागरिक संहिता का प्रयास करेगा तो उसमें किसी भी प्रकार से पंथ निरपेक्ष शब्द बाधा नहीं बनेगा। भारत में प्रचलित समाजवाद का उद्देश्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप जानते हैं कि समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, और समाजवाद शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो राज्य की लोक कल्याणकारी शक्ति या अवधारणा को ध्यान में रखे किया गया है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना। इससे निजी उद्यमशीलता एवं व्यवसाय करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। भले ही समाजवादी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है, जो निजी उद्यमशीलता है, उसका भारतीय संविधान विरोध करता है या व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन करता है या उसको प्रतिबंधित करता है, जिसे अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मूल अधिकार प्रदान किया गया है। आप जानते हैं कि व्यवसाय करने का अधिकार कहां पर है, 19(1)(g) में एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये बात हमारी हुई, कुछ बेसिक चीजें हमने जान ली है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आह्वान किया था कि एक नए धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता का आह्वान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, यानी एक समान जो नागरिक संहिता की का आह्वान किया, जिसका उल्लेख हमारे देश के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आर्टिकल 44 में किया गया है। चलिए इसको विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2024 के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता की चर्चा पर विशेष रूप से बल दिया था। समान नागरिक संहिता क्या होती है, इसको जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, विरासत, इनहेरिटेंस और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधियों के एक समूह को संदर्भित करता है। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जाती है, यानी कि भारत में तलाक, विवाह हो, तलाक हो, दत्तक ग्रहण हो, किसी का बच्चा गोद लिया जाना हो, या कोई विरासत का प्रश्न हो, या उत्तराधिकार का प्रश्न हो, ये सभी प्रश्न एक समान कानून के तहत ही नियोजित प्रबंधित होने चाहिए, उसी से शासित होने चाहिए। यही है एक समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख कहां पर है, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 44 में है, जो अभी हमने देखा भी है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसको रखा गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किसको रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, और इसी में एक तत्व है आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित। यह ध्यान रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर किया गया है संविधान में, संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। लेकिन वो क्या है, सभी मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, एनफोर्सिबल है। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय उनको लागू करवा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो आर्टिकल 37 है उसमें कहा गया है कि यह एनफोर्सिबल नहीं है, लेकिन राज्य के द्वारा जो नीति निर्माण होगा उसमें प्रमुख प्रेरक सिद्धांत के रूप में या उसके मौलिक ढांचे के रूप में काम करेंगे, तो इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। हालांकि राज्य का कर्तव्य है कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वो काम करे। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि ये कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में ये काम करते हैं। यूसीसी पर किस प्रकार के न्यायिक निर्णय आए हैं उसको भी देख लेते हैं, या यूसीसी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो न्यायिक निर्णय है वो क्या है। 1985 का एक महत्वपूर्ण मामला है जिसको आप शाहबानो केस के नाम से भी जानते हैं। इस मामले में महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि की गई थी। इसमें कहा गया था कि महिलाओं को भरण पोषण, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, हालांकि शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी, और इसके बारे में कहा गया था कि उसे अपने पति से भरण पोषण का अधिकार है। तो महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि
शाहबानो केस 1985 में की गई थी। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण मामला वर्ष 2017 का था, जिसको हम शायरा बानो केस के नाम से जानते हैं। इस मामले ने 3 तलाक और लैंगिक समानता पर पुनः चर्चा प्रारंभ कर दी थी। एक और मामला था, अगर अन्य न्यायिक निर्णयों की बात करें तो 1995 का सरला मुदगल केस, इसके अलावा 1996 का पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी केस और लिली थॉमस केस जो कि वर्ष 2000 का था, उसने यूसीसी की आवश्यकता का समर्थन किया। इन सभी निर्णयों ने या इन सभी निर्णयों के अंतर्गत जो बहस हुई, उसने एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर कहीं ना कहीं मोहर लगाई और इसलिए ये मुद्दा लगातार प्रमुख होता चला गया। अगली खबर देखते हैं। आप जानते हैं कि यूसीसी में एक महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड राज्य के द्वारा लिया गया है। उसने उत्तराखंड राज्य ने एक समान नागरिक संहिता को अपने यहां लागू कर दिया है। अगली खबर हमारी वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है। विश्व बैंक के कार्यपत्र में पंचायतों के लिए अधिक अधिकार की बात की गई है और अधिक अधिकार की बात की गई है तो वो पत्र कौन सा है? एक महत्वपूर्ण कार्यपत्र है विश्व बैंक का, इसका नाम है 250,000 डेमोक्रेसीज और रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया। इस प्रपत्र में, इस कार्यपत्र में वर्ल्ड बैंक में प्रभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय राजकोषीय क्षमता को मजबूत करते हुए पंचायतों को सहायता प्रदान करने का निर्णय एक प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, लिया गया है। यानी अगर आप इन संस्थाओं को, जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, जो पंचायती संस्थाएं हैं, इसका पूरा लब्बो-लुआब ये है इस पूरे कार्यपत्र का कि अगर आप स्थानीय शासन संस्थाओं को मजबूत कराना चाहते हैं तो उनकी राजकोषीय, उनकी फिस्कल स्थिति को मजबूत करना बेहद जरूरी है, तभी वो प्रभावी रूप से शासन चला पाएंगी, प्रभावी रूप से शासन स्थापित कर पाएंगे। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है? स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए भारत ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की थी और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य मुख्य रूप से सौंप दिया गया था। अगर हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 1992 के इस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को किस प्रकार का बना दिया? एक संवैधानिक प्राधिकार की संस्था बना दिया, यानी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया और इनकी एक समान संरचना, इनके चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और पंचायती राज संस्थानों के लिए निधि, उनके कार्य और पदाधिकारियों के हस्तांतरण की पूरी व्यवस्था को स्थापित कर दिया। और ये पूरी व्यवस्था किस प्रकार की होगी? संवैधानिक हो गई। संशोधन ने राज्यों में स्थानीय सरकार की 3 स्तरीय प्रणाली को अनिवार्य बना दिया। यानी जो ये पंचायती राज सिस्टम है, ये त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर गांव से ऊपर मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत और फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत स्तर की जो पंचायतें हैं वो स्थापित की गई। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक रूप से स्थापित कर दी गई। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। जैसे भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 243 जी है, वो राज्य विधानसभाओं के लिए पंचायतों को स्वशासी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियां प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा पंचायतों की वित्तीय सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एच और अनुच्छेद 243 आई एच आई में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 एच राज्य विधानमंडलों को करों, शुल्कों और टोल के संग्रहण के संदर्भ में पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है और इसके अलावा आर्टिकल 243 आई में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसका विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 243 आई में इसका उल्लेख है। पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसका गठन मई 2004 में हुआ था। किसका गठन? पंचायती राज मंत्रालय कब अस्तित्व में आया? मई 2004 में अस्तित्व में आया। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ है। इन समितियों के नाम जान लीजिए। कौन कौन सी समिति थी इनसे संबंधित? एक समिति का नाम आपने सुना होगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसके अलावा अशोक मेहता समिति,
जो कि 1977 में गठित हुई थी। इसके अलावा हनुमंत राव समिति 1983, जीवी के राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओं पर बात की है, 1988 का आयोग है, और पी के थुंगर समिति 1989। इसके अलावा हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। ये सारी समितियां या आयोग क्या करते हैं, पंचायती राज संस्थानों पर अपने विचार इन्होंने अभिव्यक्त किए हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया है। पंचायती राज संस्थानों की वित्त की वर्तमान स्थिति देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके अनुसार किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं की वित्त की स्थिति है देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व का अधिकांश हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान से आता है। तो पंचायती राज संस्थानों के जो वित्त का अधिकांश हिस्सा कहां से आ रहा है, या तो केंद्र सरकार उन्हें ग्रांट देती है, अनुदान देती है, या राज्य सरकार उन्हें अनुदान देती है। पंचायतों द्वारा करों के माध्यम से अर्जित राजस्व कितना है, इनका जो करों के माध्यम से प्राप्त होने वाला राजस्व रेवेन्यू कितना है, केवल 1%। कुल राजस्व में केंद्र सरकार का योगदान 80% और राज्य सरकार का योगदान 15% है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा राजस्व प्रति पंचायत की स्थिति क्या है, औसतन प्रत्येक पंचायत अपने स्वयं के कर राजस्व से 21,000 रुपए और गैर राजस्व से 73,000 रुपए अर्जित करती है। यह भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इस आंकड़े का प्रयोग आप मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इसके मुकाबले केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत को 17 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, जबकि राज्य सरकार का अनुदान लगभग कितना है, 3.25 लाख रुपए तक, इसका 3.25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनुदान रहता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि पंचायतों की वित्त स्थिति के बारे में प्रस्तुत किए गए हैं केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगली खबर पर बात करते हैं। अगली खबर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर के जुड़ी हुई है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी SCS दिए जाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को फिर से दोहराया था, और जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व में वृद्धि होगी। यानी ये बिहार के द्वारा मांग इसलिए की जाती है ताकि केंद्र से ज्यादा कर उसे मिले और वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है, इसके कई कारण हैं। कई कारणों में एक कारण ऐतिहासिक और संरचनात्मक चुनौतियों के अंतर्गत हम गिन सकते हैं। जैसे बिहार को महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित औद्योगिक विकास की स्थिति और साथ ही सीमित निवेश के अवसर शामिल हैं। अगर बिहार में औद्योगिक विकास सीमित है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कम है, तो उसे केंद्र से अधिक राजस्व की कहीं ना कहीं मांग रहती है, इसलिए वो विशेष श्रेणी के राज्य की मांग करता है। साथ ही बिहार प्राकृतिक आपदाओं से भी घिरा रहता है। आप जानते हैं कि राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है वो बाढ़ और दक्षिणी भाग जो है वो गंभीर सूखे का शिकार रहता है, यानी उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए भी वो इस डिमांड पर आगे बढ़ता है। साथ ही बिहार में बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे का अभाव है। बिहार का अपर्याप्त बुनियादी ढांचा राज्य के समग्र विकास में एक बाधा उत्पन्न करता है, जिसमें अव्यवस्थित सड़क नेटवर्क, सीमित स्वास्थ्य सेवा पहुंच और शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है। यानी स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है, शिक्षा व्यवस्था का भी अभाव है, सड़क नेटवर्क का भी अभाव है, जिससे बिहार की कुछ महत्वपूर्ण, कुछ विशेष चुनौतियां बिहार के लिए उत्पन्न हो जाती हैं विकास को लेकर के। विकास के लिए वित्त पोषण की बिहार को आवश्यकता है। SCS की मांग करना दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्त सहायता प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। इसलिए वो डिमांड करता है कि बिहार की जो सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौतियां हैं उससे पार पाने के लिए बिहार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व केंद्र सरकार से प्राप्त हो जाए, इसलिए बिहार की डिमांड रहती है। अब हम विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा क्या होता है उसको जान लेते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक वर्गीकरण है। तो ये क्या है, ये एक वर्गीकरण है, एक कैटेगरी है जो केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार का स्टेटस केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दिया जाता है।
संविधान स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए प्रावधान नहीं करता है। तो इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख, या आप कह सकते हैं कि ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो वर्गीकरण है, ये बाद में 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। कब किया गया था? 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और इसे पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दर्जा प्रदान करके अमली जामा पहनाया गया। और तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य है जिसे यह दर्जा प्राप्त हुआ था। तेलंगाना के बाद किसी भी राज्य को यह दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियली अब ये किसी को प्रदान नहीं किया जा रहा है। ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनऑफिशियली अब ये किसी को प्रदान नहीं किया जा रहा है। एससीएस विशेष स्थिति से भिन्न है, यानी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये किसी राज्य की विशेष स्थिति से भिन्न है, जो कि उन्नत विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। अगर किसी राज्य की विशेष स्थिति की बात करें, जैसे आर्टिकल 370 के जरिए जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उस स्थिति से भिन्न है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। एससीएस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है, इसका किसी भी राजनीतिक या विधायी अधिकारों से संबंध नहीं है, आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से ही यह संबंध रखता है। और अनुच्छेद 370 का संबंध क्या था? अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, यानी उसमें कुछ विशेष आर्थिक, माफ कीजिएगा, राजनीतिक और विधायी अधिकार प्रदान किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को। दर्जा प्राप्त करने के मापदंडों की बात करें तो इसमें गाडगिल समिति की सिफारिश विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। किस प्रकार के राज्यों को विशेष कैटेगरी का स्टेटस प्रदान किया जाना चाहिए, विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, तो इसमें गाडगिल सिफारिश क्या है? गाडगिल सिफारिश ये है कि राज्य का पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, और या जनजातीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उस राज्य में होना चाहिए। तीसरा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर एक सामरिक स्थिति, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन राज्य की होनी चाहिए। आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में उस राज्य का एक पिछड़ापन भी दिखना चाहिए, और राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति होनी चाहिए, यानी राज्य का एक प्रकार से जो वित्त है वो बहुत सीमित प्रकार का है, और उसे अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता है। ये सारे मापदंड होने चाहिए गाडगिल समिति की सिफारिशों के आधार पर। लाभ किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे अन्य राज्यों के मामलों में 60% से या 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जबकि शेष निधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, तो विशेष श्रेणी के अगर कोई राज्य है तो उसका 90% भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों के संदर्भ में केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र सरकार द्वारा भुगतान कितना होता है? 60% या 75% के आसपास होता है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का फायदा आपने देख लिया कि केंद्र सरकार 90% आवश्यक निधि का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना पर खर्च करती है। वित्तीय वर्ष में अव्ययित निधि व्यापक नहीं होती, यानी अगर आप कोई फंड किसी योजना के लिए आपको दिया गया है और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो समाप्त नहीं होगी, बल्कि आगे ट्रांसफर होगी, इसे आगे बढ़ाया जाता है। अन्य राज्यों में वो समाप्त हो जाती है और फिर से उसका निर्धारण होता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को से संबंधित राज्यों को, और केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है। तो इसमें राज्य की हिस्सेदारी एक एस्टेब्लिश हो जाती है। अगली खबर हमारी अध्यक्ष की शक्तियों से जुड़ी हुई है, यानी लोकसभा अध्यक्ष की, स्पीकर की शक्तियों से जुड़ी हुई है, और ये पद कहीं ना कहीं कई मायनों से लगातार चर्चा में रहा। आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, और ये गठबंधन सरकार का नेतृत्व किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। तो एक गठबंधन सरकार में लोकसभा अध्यक्ष की न केवल सदन के कुशल संचालन के अंतर्गत भूमिका होती है, बल्कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल तथा उसके सहयोगियों के बीच शक्ति संतुलन बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक बैलेंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा जो महत्वपूर्ण सदन है उसका संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। इसके अलावा सदन के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। संसद के प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी का सीधा मतलब क्या हुआ? लोकसभा का एक पीठासीन अधिकारी होता है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो मुख्य पीठासीन अधिकारी लोकसभा का कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं।
लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के लिए एक सभापति और उपसभापति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 93 क्या बात करता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 94 में किस तरह की बात की गई है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना और पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 95 में उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या पद के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति का जिक्र है। अनुच्छेद 96 में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर उनका अध्यक्षता न करने से संबंधित उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 97 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित उल्लेख करता है। यहां पर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारत में लोकसभा अध्यक्ष के पद की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से 1921 में प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में इसकी स्थापना हुई, और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसने प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में बदल दिया। यानी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुई थी, लेकिन इस नाम में परिवर्तन भारत सरकार अधिनियम 1935 में आ गया था, जब ये नाम आया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। अगर इसके निर्वाचन की बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के, तो उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 93 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में, जो कि भारत के संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है। एक साधारण बहुमत द्वारा इनका निर्वाचन होता है और पुनः निर्वाचन हेतु भी ये पात्र होते हैं। निर्वाचन हेतु मानदंड क्या है इनका? लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर सत्ताधारी दल से संबंधित अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक इनका कार्यकाल होता है। लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष या स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है, इस बात को जान लीजिएगा। शक्तियां क्या है? लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार लोकसभा अध्यक्ष को माना जाता है। उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। लोकसभा में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर ही करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। गणपूर्ति के अभाव में, यानी जब बैठक होती है और कोरम पूरा ना हो रहा हो, यानी सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूरी ना हो रही है, उसमें ये सदन को भंग कर सकते हैं और या बैठक को सदन को भंग कर सकते हैं, बैठक को स्थगित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। गतिरोध को दूर करने के लिए मतदान करने की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ये कई मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से तय की जाती है, और ये शक्ति 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगर पद से हटाए जाने से संबंधित शर्तों की बात करें तो पद से कब हटते हैं? यदि वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं या नहीं रहती हैं, तब लोकसभा के अध्यक्ष पद से वो हट जाते हैं। उपाध्यक्ष द्वारा लिखित त्यागपत्र प्रदान कर दे या प्रभावी बहुमत से उन्हें हटा दिया जाए। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने की। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों की बात करें तो सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता ये करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निचले सदन के सत्रों की देखरेख करते हैं और सदस्यों के बीच अनुशासन और मर्यादा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोरम को लागू करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं। कोरम या गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष आवश्यक उपस्थिति पूरी होने तक बैठक स्थगित कर सकते हैं। समितियों का गठन करते हैं, जैसे सदन की समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष के समग्र निर्देशन में वो कार्य करती हैं। और अगर हम सदन के विशेषाधिकार के बारे में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। निर्वाचन की बात करें तो सदन अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से करता है, जो सदन में मतदान करते हैं। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जबकि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। ये सामान्यतः माना जाता है, आमतौर पर ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष नए अध्यक्ष के चुने जाने के पूर्व तक नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगली खबर पर बात करते हैं, जो कि एलजी ने एक महत्वपूर्ण खबर है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने 2010 के मामले में अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की थी। तो यूएपीए के सामान्य इस प्रावधान पर बात कर लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने उपन्यासकार अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्रदान की थी और उन पर
यानी अरुंधति रॉय पर वर्ष 2010 में कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करने वाले एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यह मंजूरी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 13 के तहत दी गई थी, जो कि किसी भी तरह से इस विधि विरुद्ध गतिविधियों को भड़काने या उसे समर्थन प्रदान करने की मनाही करता है। और इस धारा में, धारा 13 के अंतर्गत 7 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023 में लेखक पर यानी अरुंधति रॉय पर भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। यूएपीए क्या है? 17 जून 1966 को राष्ट्रपति ने व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों को अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम अध्यादेश लागू किया था। यानी 1966 में इसको एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों पर अधिक प्रभावी रूप से नियंत्रण और रोकथाम स्थापित की जा सके। इसके बाद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत इसको अधिनियमित किया गया, कानून बनाया गया। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और उनसे संबंधित मामलों को अधिनियमित करने के लिए किया गया था, एक कानून बनाने के लिए किया गया था। इस कानून के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार बाद में एक संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया था। इस यूएपीए के कानून में, जो 1967 का कानून है, कई बार संशोधन हो चुका है। वर्ष 2004 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2019 में। इसके तहत आतंकवादी वित्त पोषण यानी उनकी फंडिंग, साइबर आतंकवाद, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना और संपत्ति जब्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का विस्तार किया गया है इन संशोधनों के माध्यम से। अगर प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो वर्ष 2004 तक गैर कानूनी गतिविधियों का तात्पर्य क्षेत्र के अलगाव और अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद आतंकवादी कृत्य को अपराध की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया। इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दे रहा है। अगर सरकार किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानती है तो वो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करके इसे आधिकारिक रूप से गैर कानूनी घोषित कर सकता है। यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 180 दिनों का समय मिलता है और न्यायालय को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और कंट्रोवर्शियल भी है, इस पर काफी सवाल भी उठे हैं। इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह अपराधियों पर समान तरह से लागू होता है, भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो। इसमें मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास संबंधी कठोर दंडों का भी प्रावधान किया गया है। अगली खबर हमारी एक महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ी हुई है कि भारत में वर्ष 2024 में कुल 84 बार इंटरनेट बंद हुआ, जो कि किसी भी लोकतंत्र में सबसे अधिक माना जा रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट आई, तो ये रिपोर्ट किसकी है, इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की रिपोर्ट है और इसकी वर्ष 2024 की रिपोर्ट में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की रिकॉर्ड उच्च संख्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें सबसे अधिक रिकॉर्ड शटडाउन इंटरनेट का कहां पर हुआ है? म्यांमार में। कितनी बार? 85 बार। सूची में सबसे ऊपर म्यांमार ही है और दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत पर कितने बार हुआ है? आपने देखा, म्यांमार में 25 और भारत में 84 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। वर्ष 2024 की स्थिति है। मुख्य निष्कर्ष क्या है इस रिपोर्ट के? भारत में इंटरनेट शटडाउन की घटनाओं की बात करें तो ये टोटल इंटरनेट जो वैश्विक स्तर पर शटडाउन हुआ है इंटरनेट का, उसका 28% कवर करता है। भारत में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन कहां पर हुआ वर्ष 2024 में? मणिपुर में 21 बार हुआ। इसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इसका सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ। कुल मिलाकर वर्ष 2024 में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेट शटडाउन के मामले देखे गए। मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण भारत में शटडाउन का क्या रहा? विरोध प्रदर्शन। 41 मामलों में इंटरनेट शटडाउन विरोध प्रदर्शनों के कारण हुआ। 23 मामलों में सांप्रदायिक हिंसा के कारण किया गया और
5 उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब परीक्षा संबंधी सुरक्षा उपाय अपनाने के अंतर्गत इंटरनेट शटडाउन किया गया। स्थानीय संघर्षों और प्रशासनिक निर्णयों के कारण अतिरिक्त रूप में शटडाउन हुए, यानी अन्य जो शटडाउन हुए वो प्रशासनिक निर्णयों के कारण, स्थानीय संघर्षों के कारण हुआ। अधिकारी अक्सर सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलने से रोकने के लिए शटडाउन को आवश्यक बताते हैं। वर्ष 2024 में विश्व में कुल 296 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए, जो अब तक के सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन के मामले हैं। इसमें सबसे ज्यादा म्यांमार में 85, भारत में 84, पाकिस्तान में 21 मामले आते हैं इंटरनेट शटडाउन के, जो कि दुनिया भर के टोटल इंटरनेट शटडाउन का 64% कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट शटडाउन के लिए कानूनी प्रावधान क्या है, तो इसमें दूरसंचार नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में इंटरनेट शटडाउन दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत जारी दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम 2024 द्वारा शासित होता है। ये पहले 2017 के नियम से संचालित होते थे, लेकिन फिर अब 2024 के नियमों से संचालित होते हैं, शासित होते हैं। शटडाउन आदेश जारी करने का प्राधिकार किसे प्रदान किया गया है? केंद्रीय गृह सचिव को राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर शटडाउन के लिए राज्य गृह सचिव को प्राधिकार अथॉरिटी प्रदान की गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है। विधिवत प्राधिकृत उसको किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा, अन्यथा यह आदेश समाप्त हो जाएगा। न्यायिक प्रावधान की बात करें तो इसमें एक मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का, जो वर्ष 2020 का मामला है। उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया था, और ऐसे प्रतिबंधों को आनुपातिकता और आवश्यक मानकों का पालन करना चाहिए, प्रोफेशनलिटी का पालन करना चाहिए कि क्या स्थिति है, उस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि कई शटडाउन आदेशों में उचित दस्तावेजीकरण और औचित्य का अभाव था, यानी न्यायालय ने माना कि कई जो शटडाउन हुए हैं उसमें ठीक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, और उसमें उस इंटरनेट शटडाउन करने का जो औचित्य था उसमें अभाव उसमें नजर आ रहा था। एक और खबर पर बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि सरकार चाहे तो किसी भी निजी संपत्ति का कर सकती है अधिग्रहण। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों के अधिग्रहण, यानी जो किसी की निजी संपत्ति है उसके अधिग्रहण, उसके एक्विजिशन और उसके पुनर्वितरण की संभाव्यताओं, उनकी संभावनाओं संबंधी याचिकाओं द्वारा उठाए गए विधिक प्रश्नों पर एक सुनवाई की। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि किस संविधान का अनुच्छेद 39B, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके तहत निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है, क्योंकि 39B के अंतर्गत प्रदान किया गया है कि समुदाय के संसाधनों का प्रयोग राज्य इस प्रकार से करेगा ताकि सर्वोत्तम हित हो, सर्वजन हिताय हो, सबका हित हो। तो यहां पर प्रश्न ये उठा था कि क्या जो निजी संपत्ति है उन्हें समुदाय के संसाधन माना जा सकता है? तो 39B किसका हिस्सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट में यही प्रश्न था कि क्या संविधान का अनुच्छेद 39B के तहत निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 39B की व्याख्या कई मामलों में की गई है। एक मामला है कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी 1977 का मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? निर्णय यह दिया कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधनों के दायरे के अंतर्गत नहीं आते, यानी अगर किसी का निजी संपत्ति है तो वो समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में नहीं गिनी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इस पर एक डिसेंट भी था, इस निर्णय से एक असहमति भी थी न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की। उन्होंने इस पर असहमति जताते हुए राय दी कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों, रिसोर्सेस को भी समुदाय के भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 39B के दायरे में निजी संसाधनों के स्वामित्व को बाहर करना समाजवादी तरीके से पुनर्वितरण के इसके उद्देश्य को अस्पष्ट रखने के समान है। यानी अगर हम समाजवादी लक्ष्य है हमारा कि सभी का सामाजिक आर्थिक रूप से लोक कल्याण करना है, सभी का कल्याण करना है, तो कई बार हमें निजी स्वामित्व वाले जो संसाधन है उनका समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यही समाजवादी लक्ष्य भी है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य से हम पीछे जा रहे हैं।
एक और मामला था 1983 का संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत का भारत कोकिंग कोल मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति अय्यर की राय की पुष्टि कर दी, यानी जो असहमति का निर्णय था कि वो यहां पर मान लिया और कोयला खदानों तथा उनके संबंधित कोक ओवन संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करने वाले केंद्रीय कानून को बरकरार रख दिया। यह निर्णय लिया गया कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय के भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए। एक और मामला 1996 का है, मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 39 बी की व्याख्या के लिए 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ की सहायता ली। सर्वोच्च न्यायालय ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग मामले में जस्टिस अय्यर और पीठ द्वारा पेश की गई अनुच्छेद 39 बी की व्याख्या को आधार बनाया और न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्राकृतिक अथवा भौतिक संसाधन और चल तथा अचल संपत्ति अनुच्छेद 39 बी में वर्णित भौतिक संसाधन के अंतर्गत शामिल होंगे और इसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी व सार्वजनिक स्रोत शामिल होंगे, न कि केवल सार्वजनिक संपत्ति तक ही ये सीमित रहेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। अगर एक और हम मुद्दे पर चर्चा करें जो कि निजी स्वामित्व और उसके वितरण संबंधी विधिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, तो इसके संवैधानिक दृष्टिकोण को देख लेते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें तो आप जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(f) था, वहां पर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में, और आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। लेकिन इसको मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार की मान्यता को कब किया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और इसको केवल अनुच्छेद 300(a) के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में ही सूचीबद्ध किया गया। निजी स्वामी, अगर आर्टिकल 300(a) की बात करें तो इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और विधि के अधिकार का पालन ही करना होगा। उचित प्रक्रिया और विधि के अधिकार का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को उसके निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और 9वीं अनुसूची भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें विशिष्ट विधियों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ये भी 9वीं अनुसूची 1951 में ही आ गई थी। और कई जगहों पर जब सरकार ने निर्णय लेना शुरू किया तो ये लगा कि जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, और अगर उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय में बहुत सारे मामले गए। कई जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार को यह लगा कि इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे जहां पर इस अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना है और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो एक नई अनुसूची बनाई गई, अनुसूची 9, और उसमें कहा गया कि अगर कोई मामला अनुसूची 9 में डाल दिया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची में भूमि सुधार, अनुसूची 9 में भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जैसे कानून को शामिल किया गया ताकि संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के मामले न्यायालय में न जा सके। और फिर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बार बार शब्द आया है। इसका मतलब क्या है? आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे देश के संविधान के भाग 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और भारत के एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 21 से 51 तक इनका उल्लेख है। संविधान का जो अनुच्छेद 37 है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है, यानी ये एनफोर्सेबल नहीं है लेकिन राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारतीय संविधान में नीति निहित निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इन नीतियों के प्रेरक तत्व मनुष्य के अधिकारों और अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की उद्घोषणा के साथ साथ सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा है। इन नीति यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनके प्रेरक तत्व क्या रहे हैं? मनुष्य के अधिकार जो मौलिक अधिकार है, जो अमेरिकी उपनिवेश द्वारा स्वतंत्रता की उद्घोषणा, अमेरिका में जो एक स्वतंत्रता की एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन चला था, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष और संविधान की स्थिति देखने को मिलती है 1776 से 1781 के दौरान।
तो वो भी एक प्रेरक तत्व के रूप में रहा हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लाने के अंतर्गत। साथ ही गांधी जी की जो सर्वोदय की अवधारणा थी, सभी का उदय, वो भी इनके पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व था। अब एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना, पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान है? आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95 या आर्टिकल 96। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।